Hello students, good morning. Today we will discuss about physics 11 English medium. Our topic is fundamental forces in nature. Okay. तो हम पहले भी बताया था हमें कि जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो नेचर है वो क्या है, फिजिक्स का ही एक सिमिलर वर्ड है। पहले भी हमने बताया था फिजिक्स जो वर्ड था, फिजिक्स वर्ड जो निकला है वो फ्यूसिज वर्ड एक होता है। क्या होता है? फ्यूसिज। ठीक है, इस मींस क्या होता है? टू नो। ये होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। ठीक है, तो इसलिए जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में वो क्या क्या हैं, ठीक है, उन पर हम डिस्कस करेंगे कि वो फोर्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है, यानी कि जो बेसिक फोर्स है, फर्स्ट वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी कि वो फोर्स जिससे जो अर्थ है वो टोटल पार्टिकल, टोटल जो व्हीकल है, जो पार्टिकल है, बॉडी है, सब अपने और अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लिखेंगे द force which is acted by earth, ठीक है, acted by earth due to gravity। ठीक है, अच्छा, ये जो फोर्स है वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सन जो फोर्स है वो नहीं होता है। ठीक है, इट इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यानी कि दो कोई पार्टिकल है आपस में तो उनके बीच में अट्रैक्शन ही होगा इनकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, नॉट रिपल्सिव, नॉट रिपल्सिव। यहाँ पे जो फोर्स होगा, जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है ये, और ऊपर जैसे सन है, प्लेनेट है, क्या है? प्लेनेट है, सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, मून है, तो सबके बीच में जो इनका जो रोटेशन तो होगा, सबके बीच में ये क्या है? इनका एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो प्लेनेट और सन सैटेलाइट है वो एक ग्रेविटेशनल एक्सेल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ही वो अपने पोजीशन जमाए हुए हैं। इसमें क्या होता है? ये इट इज आल्सो वर्क फोर्स, इट इज आल्सो अट्रैक्शन फोर्स between two bodies, ठीक है, जैसे एक बॉडी है, एक पार्टिकल, उसका मास कितना है? m1, दूसरा बॉडी है उसका मास कितना है? m2, और इनके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के जो मासेज हैं, दो बॉडी है, उनके जो मासेज, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जो मास ज्यादा होगा तो उनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। यहाँ पे क्या है? जितनी डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा आएगी तो वो जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये वैल्यू r की बढ़ेगी, r की वैल्यू r स्क्वायर बढ़ेगा, तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर ये कम होगा तो वो बढ़ेगा, यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल का उल्टा है। तो इसका मतलब क्या? रेंज होती है, इसके अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक ग्रेविटी के कारण अर्थ जो अपने और बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, तो वो फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे वो रेंज से बाहर चला जाता है
ये इफेक्ट कम हो जाता है, अट्रैक्शन होना कम हो जाता है, तो वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से देखो, इन दोनों को मिला दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये तो देखो सैटेलाइट का एग्जांपल दिया था इसमें। अब इसके अंदर जो इसका स्टेटमेंट क्या था, इनके स्टेटमेंट क्या क्या है, इसमें तो ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू particles is directly proportional to the product of their masses। मतलब एक का मास कितना था m1, दूसरे का m2, तो उनका जो प्रोडक्ट है उनका क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये तो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली का मतलब क्या है, एक तरह से सेम रेशियो, उसके अंदर क्या अपोजिट हो गया एक तरह से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। डिस्टेंस कितने के बीच में, r, तो उनका क्या होगा स्क्वायर, और उसके क्या होगा, ये होगा। तो ये तो क्या इसकी डेफिनेशन थी। ये इसका अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो पार्टिकल है जिसका मास m1 m2 है, तो ये स्टेटमेंट हो गए। एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड इक्वेशन है। आगे देखो कैसे करें, यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है, इससे आगे फिर बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, द फोर्स विच इज एक्टेड बाय अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी है, जो अर्थ है, वो ग्रेविटी के कारण क्या सभी पार्टिकल को क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। इट इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स नॉट रिपल्सिव। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ा सकते इस लाइन को, द फोर्स which is acted by earth due to gravity by which attract everything। ठीक है, attract everything, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। इट इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इनके बीच में, दोनों के बीच में अट्रैक्शन ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में कभी भी रिपल्शन नहीं होता है। जैसे ओरो में तो क्या होता है, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसमें तो रिपल्सन भी होता है, लाइक जो चार्जेज है उनके बीच में रिपल्सन, अनलाइक के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या रहेगा, अट्रैक्शन। ठीक है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ रिपल्सन फोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिए थे, प्लेनेट का लिया था, सैटेलाइट का लिया था, मून का लिया था। ठीक है, तो उनका स्टडी आपने 10th क्लास में किया था, तो इसमें ये तो क्या बेसिक पता है, इसी अकेले चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों से स्टेटमेंट को मिला दें तो एट प्रोपोर्शनल, ये तो आएगा डिनोमिनेटर में और ये क्या आएगा इसमें, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, फर्स्ट जो पार्टिकल उसका मास, सेकंड पार्टिकल उसका मास, और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेयर जो g है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अगर यूनिवर्सल, देखो आपको पता है ये फोर्स होता है, उसका यूनिट तो क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन।
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका हम क्या निकालें, डायमेंशन निकालें, और क्या निकालें हम, उसका यूनिट निकालें। तो वो किस तरह निकालें, किसी का भी यूनिट निकालेंगे तो बाय फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, फिजिक्स में डायमेंशन और जो यूनिट है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो वो समझिए कैसे करेंगे। देखो ये आ गया, आप अभी आपने पढ़ा कि जो एफ है वो क्या था, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G इक्वल टू यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू Gm1 m2। हमें वैल्यू निकालनी किसकी, G की, तो G हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात करते हैं तो जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर क्या होगी, मीटर तो आर स्क्वायर किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे मास है तो ये भी केजी में, ये भी केजी, क्योंकि सिस्टम जो है एमकेजी, तो ये हो जाएगा एम के सिस्टम में केजी और ये भी केजी। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर की पावर 2 हो गया और केजी की पावर -2, क्योंकि डिनोमिनेटर में था। तो ये क्या होगा, इसका यूनिट हो गया। क्या हो गया ये यूनिट, ये किसका यूनिट है, ये यूनिट ऑफ जी है, यूनिवर्सल यूनिट ऑफ जी, यानी कि यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, उसका क्या है ये, उसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके से डायमेंशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डायमेंशन। और डायमेंशन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका तरीका होगा अलग तरीका निकालने का, तो बताएंगे आपको। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम डेफिनेशन बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये तो क्या है, यूनिट। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो, व्हेन किसी फॉर्मूले में m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, कितना है, m1 भी 1 kg हो और m2 भी क्या हो 1 kg, एंड जो r है वो है 1 मीटर, कितना हो 1 मीटर। तो जो f की वैल्यू कितनी बन गई भाई, 1 into 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये तो कंप्लीट 1 बन गया, तो f इक्वल टू क्या आ गया, g। ठीक है, तो डेफिनेशन अब बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये बनेगी जब, यानी कि इफ टू बॉडीज whose mass is 1 kg या यूनिट मास, ठीक है, which is situated between 1 meter, then total gravitational force is acted is known as gravitational constant। मतलब जो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, तो वो जो F लगेगा वो वैल्यू क्या होगी, G की। कब, जब m1 इक्वल टू m2 1 kg हो तो r 1 मीटर हो, तो F की वैल्यू क्या आएगी, G। यानी कि दो पार्टिकल हैं, एक है 1 kg, दूसरा भी 1 kg। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। ठीक है, या ए पार्टिकल बी पार्टिकल, दोनों के मास 1 kg हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर। तो इस समय जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा T के बराबर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ये डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं इसमें। ठीक है, देखो डेफिनेशन अब ये जो दिक्कत आ रही है कैसे बनाएंगे सर, तो यूनिट तो हो गया, डेफिनेशन देखो कैसे करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो क्या है, कैपिटल जी। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो, व्हेन टू बॉडीज, या पार्टिकल कहें या बॉडीज कहें, टू बॉडीज whose masses, जिनके मास कितने हैं, whose masses 1 kg, कितना है, यूनिट मास है। ठीक है, whose masses 1 kg, सब दोनों की क्या क्या है, 1 kg पर बॉडी। ठीक है, एंड situated 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 मीटर। देन टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स
gravitational force is created, total gravitational force is equal to universal gravitational constant, universal gravitational कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बता दिया हमने, जो एफ लगेगा उस समय जी के बराबर होगा, ये अभी बताया साइन। ठीक है, कब, लेकिन कंडीशन इसकी ये रहेगी कि वह जो इसके अंदर आर है वो 1 मीटर हो और m1 और m2 दोनों का यूनिट मास हो 1 kg, तब ये डेफिनेशन बनती है। तो ये तो था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसके बाद वो सेकंड देखिए, सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो भी आपको 11th में नहीं बल्कि 12th में बहुत ज्यादा रोल है उसका, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो दो वर्ड बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक भी शामिल है और मैग्नेटिक भी शामिल है। तो फोर्स है वो दोनों है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स है, वो दोनों जो फोर्स है कंबाइंड फॉर्म है उसका। देखिए फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर का सेकंड पार्ट है, या सेकंड जो फोर्स है वो ये है, दूसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब यहां से नाम से पता चल रहा है आपको कि इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, आप 10th में पढ़ के आए हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस किस के बीच में लगता है, यहाँ पे चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज, दो चार्ज के बीच में। जैसे मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो ये क्या है, टू चार्जेस के बीच में लगता है, टू चार्जेस के बीच में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बीच में क्या लगता है, यहाँ पे टू पोल के बीच में, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के टू पोल होते हैं। जैसे मान लीजिए N है, यहाँ पे हो सकता है S, हो सकता है NS, ठीक है, हो सकता है इधर यहाँ पे S हो, यहाँ पे N हो। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अगर चार्ज सेम है, चार्ज जो होता है सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज मतलब प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो रिपेल होते हैं, दूसरे से दूर भागते हैं। नेगेटिव नेगेटिव है तो दूर भागेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि अनलाइक है, अनलाइक का मतलब है डिफरेंट चार्जेस है, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस है, तो क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये दोनों टाइप का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए आपका एक वायर है, कंडक्टर वायर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, यानी कि वो अट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में बहुत स्ट्रांग होता है, और 10⁻36 उसका टाइम्स होता है। ठीक है, तो जो वैल्यू होती है, ये जो 10 टाइम्स होता है, 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम ज्यादा है ये। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो मैंने आपको सिर्फ शब्दावली बताया, लेकिन डेफिनेशन क्या होगी इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये होता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको समझाया डायरेक्टली। तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज फोर्स देखेंगे, इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल का मतलब उसके अंदर चार्ज हो। ठीक है, अब
ये दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है ये और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव वो क्या होगा, नेचर बताएगी उसकी, यानी कि अबाउट टोटल चार्ज है उसकी नेचर बताएगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसमें क्या होगा, वो रिपल्सिव कब बनता है, अट्रैक्टिव कब बनता है, सेम चार्ज सेम नेचर, सेम नेचर कहें या इसको कहें लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब क्या क्या है, जैसे एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो प्लस प्लस लाइक हो गया, ये इधर भी माइनस है इधर भी क्या है माइनस है, तो इनके बीच में प्लस प्लस क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे जो होगा रिपल्सन, ये क्या दूर भगाएंगे एक दूसरे को, तो ये क्या होगा, फोर्स जो क्रिएट है ये होगा रिपल्सन। क्या होगा इस समय, रिपल्सन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फोर्स होगा लेकिन वो होगा क्या, रिपल्सन फोर्स होगा। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल है, वैसे तो कुछ चार्ज है और काम वो मैग्नेट का कर रहा है, एक तरह से अट्रैक्ट करना रिपल्सन करना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये तो क्या है, सेम नेचर में है। दूसरा क्या है इसके अंदर, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर, ये लिख दिया मैंने 36 10⁻³ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे ज्यादा होता है, इसकी क्षमता अट्रैक्शन की और रिपल्सन की ज्यादा होता है। वो तो केवल अट्रैक्शन था, ये केवल ये दोनों हो सकते हैं, रिपल्सन भी हो सकता है अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट नेचर में क्या होगा, डिफरेंट नेचर में, तो डिफरेंट नेचर का मतलब क्या है, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, अनलाइक का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस इधर माइनस हो, इधर माइनस हो या इधर प्लस हो, तो ये क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा इनके बीच में अट्रैक्शन, तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, इसमें ये भी था कि जो टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो आपके दोनों ही प्रॉपर्टी रखते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होता है इनका और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो समझिए एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं, जब किसी कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो उसके जो अराउंड मैग्नेटिक जो एरिया है वो क्रिएट होता है, मैग्नेटिक एरिया क्रिएट होता है, और वो जो लॉ दिया था वो ओरस्टेड ने दिया था, किसने दिया था, ये ओरस्टेड ने। तो इसके अंदर हम जो डेफिनेशन इसमें बता दी कि ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, वो फोर्स क्या होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और चार्ज पार्टिकल के बीच में वो रिपल्सन भी हो सकता है। होगा कब कब, जब सेम नेचर हो, लाइक चार्ज हो तो क्या होगा रिपल्सन, और अनलाइक चार्ज हो, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेज हो, तो उस समय क्या होगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अच्छा उसके बाद है, उसके बाद देखो थर्ड है इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोनों हम बताते हैं। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इधर है चौथा, बता देता हूं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है तो सबसे पहले आपको इसमें न्यूक्लियस समझने की जरूरत होती है। न्यूक्लियस क्या होता है, द सेंटर पार्ट ऑफ क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ एटम होता है। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है वो न्यूक्लियस। तो ये जैसे मान लीजिए ये आपका ये एटम है और ये क्या होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, क्या होता है प्रोटॉन, और साथ में क्या होता है न्यूट्रॉन, क्या होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ये क्या होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, और जो इसके जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के अंदर जो चक्कर लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेट करता रहता है, सर्कुलर मोशन करता रहता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड।
और यहाँ पे प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। अब समझिए, जो यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है क्या होता है, प्रोटॉन वो होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है न्यूट्रल, क्या होता है, न्यूट्रल। इसलिए तो न्यूट्रॉन क्या, न्यूट्रॉन, ऑन मींस, ऑन का मींस क्या है, एक तरह से छोटा पार्टिकल, कण, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, तो इसके अंदर पॉजिटिव हो गया, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव, 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 और ये होगा आपका नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, ना तो प्लस ना माइनस। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑन जो वर्ड है वो एक तरह से कण की तरह है, बिल्कुल, ठीक है, तो वो पॉइंट की तरह एक तरह से, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, तो ये होगा नेगेटिव चार्ज। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो सेम चार्ज होता है वो तो क्या होता है, रिपल्शन, लेकिन अनलाइक चार्ज, डिफरेंट चार्ज होता है तो वो क्या होता है, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको लिखते हैं ई नेगेटिव, ठीक है। इधर ये क्या है, प्लस। भाई न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के कारण यहाँ पे क्या होता है, प्लस, और ये क्या होता है, माइनस। तो इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण ही ये क्या है, इसके चारों ओर रोटेट करता है। अट्रैक्शन है इसका, इसका अट्रैक्शन है, तो दूर नहीं जा सकते, इसलिए इसी के चारों ओर क्या करते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। लेकिन हमारा क्या फोर्स क्या है, न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो न्यूक्लियस में लग रहा है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, न्यूक्लियस में लग रहा है, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है वो होगा, ये होगा, ये क्या करता है, बाइंड्स, ये काम का क्या करता है फोर्स, इट बाइंड्स द प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसको क्या करता है, बड़े स्ट्रांगली तरीके से बाइंड रखता है, स्ट्रांगली, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, क्योंकि जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन के वजह से, तो उसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अलग ना हो, वो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है, उनको क्या करता है, बाइंड रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोमेंट फोर्स एक तरह से उसको नेगलेक्ट मानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि जो प्रोटॉन के अंदर आपस में क्या होता है, एक तरह से मोमेंट होता है प्रोटॉन चार्ज में, तो उसको हम क्या रखते हैं, इसमें नेग्लिजिबल रखते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो रिपल्सन, तो रिपल्सन किस किस में होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में, क्योंकि जो सेम चार्ज है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो क्या होगा, ये क्या होगा, रिपल्सन, इनके बीच में तो क्या होगा, रिपल्सन। तो उस रिपल्सन को हम क्या करते हैं, ये जो होगा इस समय स्ट्रॉन्ग, ये बाइंड करता है, कि बाइंड किसको करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन और प्रोटॉन को क्या, जो रिपल्सन है, तो उस समय क्या है, नेग्लिजिबल, तो इसको हम क्या एज्यूम नहीं करते हैं, इसको हम एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड रखने वाला जो फोर्स है, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होगा, इट इज द फोर्स by which proton and neutron is binded, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये क्या है, आपको पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल हैं उसको एकजुट रखने का जो काम करता है, वो कौन करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, ये बड़ा मजबूत होता है, ठीक है। और जो इसकी जो रेंज होती है, यानी कि जो रेंज होती है इसकी, वो एक तरह से, ये जो अभी पढ़ाया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो 100 टाइम्स होता है, क्या होता है, 100 टाइम्स किसका, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। 100 टाइम्स किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी 100 टाइम्स होता है, मतलब उससे भी 100 गुना ज्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसकी रेंज, यानी कि वो कहां तक चलता है, तो रेंज जो होगी इसकी वो होगी 10⁻⁻15 रेंज है, मतलब कहां तक ये इफेक्टेड है, तो रेंज जो होगी इसकी 10⁻⁻15
मीटर, कितना रेंज के अंदर आप एक दूसरे पार्टिकल को ये क्या करते हैं, बाइंड रखता है। तो ये इसकी रेंज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है जिसका जो लास्ट फोर्सेज है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ मजबूत, स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि 10⁻36 टाइम तो क्या हो, ग्रेविटेशनल के हो गया, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे भी 10⁻2 ज्यादा है, मतलब 10⁻40 ज्यादा होगा, किससे, ये ग्रेविटेशन फोर्स से। अब है इसका फोर्थ पॉइंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो वीक जो है, यानी कि जो उसकी तुलना में ये क्या होगा, वीक है, और ये काम क्या आएगा, जो आपने पढ़ी है रे पढ़ी है ना आपने, अल्फा रे पढ़ी है, तो बीटा रे पढ़ी है, तो जो वीक होगा तो केवल और केवल जो बीटा रे होती है, ठीक है, बीटा रे कहाँ होती है, इन न्यूक्लियस में होती है कि नहीं होती है। तो जो बीटा रे का जो डिके है, बीटा रे का क्या है, डिके, मतलब डिके का मतलब क्या होता है, एक तरह से लॉस, ठीक है, तो लॉस ऑफ बीटा रे ग्रेजुअली takes place, ठीक है, क्या takes place, gradually takes place in nucleus gradually, यानी कि वो ग्रेजुअली जो वर्ड आया एक तरह से, तो वो ही क्या रिप्रेजेंट करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एज कंपेयर टू जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी तुलना में ये क्या होगा, वीक फोर्स होगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये वीक होता है। अच्छा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है, जो रेंज होती है इसकी वो होती है 10⁻⁻16 मीटर, ठीक है, ये इतनी इसकी रेंज होती है, यानी कि रेंज क्या है, स्ट्रॉन्ग से कम है। तो ये टोटल, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स तो किसमें लगता है, बीटा रे के डिकेमेंट में, स्ट्रॉन्ग किसमें लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसमें लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, ग्रेविटी के कारण दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, ओनली अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है यूनिफिकेशन। क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इन नेचर, यानी कि एक तरह से ये कहें कि जो यूनिफिकेशन जो है उसका मतलब है एकीकरण, तो यूनिफिकेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, क्या है, ऑल फोर्सेस का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, और उसके बाद क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उन सबको कंबाइन करके जो टोटल जो फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो वो क्या होगा, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक में करा देंगे कंप्लीट इसको, ठीक है। अब ये सारे फोर्सेज था, टोटल फोर्सेज इनकी डेफिनेशन पढ़ी, इसमें केवल डेफिनेशन थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, और किसकी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज है। दोबारा सुन लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टोटल जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। सेकंड है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव फोर्स भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है इसके अंदर, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएटेड बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल के बीच में होता है, सेम चार्ज है तो वो रिपल्सन, डिफरेंट चार्ज है तो वो अट्रैक्शन, या लाइक चार्ज है तो रिपल्सन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड रखता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो प्रोटॉन की जो मॉलिक्यूल जो एक तरह से पार्टिकल है उनके बीच में जो रिपल्सन है तो उसको नेगेटिव मान करके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जो बाइंड रखता है वो स्ट्रॉन्गली तरीके से रखता है, तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो साथ में ये
वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो बीटा जो रे होती है, तो बीटा के पार्टिकल कम होते जाते हैं रेगुलरली, यानी कि डिकेमेंट होता है उसमें, बीटा का नुकसान होता है बीटा रेज का, तो वो वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट